हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 नवंबर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बेस्ट इमेजेस ऑफ द डे। बट आज हम 7 से 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन। कि आप अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, किस तरह से ले सकते हो। आपने दो मेथड्स हैं आपके पास, एक या तो affairscloud.com/current affairs पे सीधा विजिट कर लो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे भी आप उसको चेक कर सकते हो। और गाइज, क्या मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में आपको? तो इसमें आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें आपको उसमें क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में और थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा। वीकली पीडीएफ मिलेंगी, वीक वाइज अरेंज्ड हैं। वीकली टेस्ट होगा, उसी वीक वाइज वो अरेंज्ड है, ताकि आप वीक के करंट अफेयर रिवाइज करके टेस्ट दो और आप उसको रिटेन कर सकते हो। मंथली पीडीएफ में आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। एक में आपको डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे मंथली पीडीएफ बनाई होगी। एक का क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ होगा, ताकि क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में आपको मिल सके। पॉकेट पीडीएफ होगी, ताकि आप करंट अफेयर्स को इजीली रिवाइज कर सको। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी का पीडीएफ होगा, ताकि जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ सकें उसको। और एक टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में होंगे। तो ये सारा कुछ आपको बहुत ही कम प्राइस पे जो है वो मिल रहा है। एक बार मेरे कहने पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करो और जाके देखो कि कितने प्राइस पे आपको मिल रहा है। आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। और उसके ऊपर भी हम 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप इस कोड को यूज करते हो, #10 कोड को यूज करते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज के करंट अफेयर्स 12 नवंबर के। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च्ड पल्ले प्रगति पंचायत सेक्रेटरी ऐप और पल्ले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर ऐप टू मॉनिटर पल्ले प्रगति? तो इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि पल्ले प्रगति बेसिकली क्या चीज है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो क्या कर पाओगे, इसका आंसर कर पाओगे। तो इसका सिंपली अगर आप देखोगे, इसका जो लेना देना है वो किससे है, वो है ग्राम पंचायत से। तो इसका मतलब ग्राम पंचायत का उदय करना, उनको आगे बढ़ाना, तो उसी को क्या कहा जाता है, पल्ले प्रगति कहा जाता है। कि ग्राम पंचायत में कितना काम जो है वो हो चुका है, मतलब लोकल लेवल पे कितना काम जो है वो गांव में हो चुका है, उसकी प्रोग्रेस को देखना, दैट इज द पल्ले प्रगति। तो उसमें पंचायत सेक्रेटरी ऐप लॉन्च की गई है, ताकि जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं अलग अलग लेवल पे, उनके ऊपर निगाह रखी जा सके, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो अपने काम को अपलोड करेंगे उसके ऊपर, तो देखा जाएगा कि किस तरह से काम जो है वो हो रहा है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर कर सके, इंप्रूव कर सके गांव के काम को, कि किस तरह से उसको देखा जाए। इसमें डेली और मंथली एक्टिविटी जो सेक्रेटरीज की हैं, पंचायत सेक्रेटरीज की, वो देखी जाएगी। और दूसरी ऐप हमारे पास है पल्ले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर। मतलब नाम से पता लग रहा है ये क्या करने जाएंगे, इंस्पेक्शन करने जाएंगे, देखने जाएंगे कि डेली फंक्शनिंग जो है वो कैसे हो रही है, जो भी ऑफिसर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी इंस्पेक्शन जो है वो की जाएगी। हर तरह का काम की देखा जाएगा कि किस तरह से सैनिटेशन का काम चल रहा है, किस तरह से डंपिंग यार्ड चल रहा है, किस तरह से सर्टिफिकेट्स या अप्रूवल्स दिए जा रहे हैं, लोकल लेवल पे चेक्स इशू किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, सारी चीजें जो है वो चेक की जाएंगी, दैट इज बाय द इंस्पेक्शन ऑफिसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पल्ले प्रगति वर्ड भी याद रह गया तो भी आप आंसर को मार्क कर दोगे। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप 101% राइट करके आओगे। और आंसर क्या होगा इसका, तेलंगाना। याद रखना है कौन सी स्टेट है दोस्तों, ये तेलंगाना स्टेट है। और सबको पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जो है वो इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम मुझे याद आ रहा है तेलंगाना से, दैट इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। याद रखना है, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। एक और स्टेडियम है बहुत फेमस, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। और एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है यहाँ पे, महावीर हरीना। याद रखना है, महावीर हरीना नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महावीर हरीना नेशनल पार्क। तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बता दिया, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बता दिया, हरीना नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क वो भी तेलंगाना में है, पल्ले प्रगति हो गया, और इनके चीफ मिनिस्टर हो गया के चंद्रशेखर राव। तो काफी चीजें आपको यहाँ से मिल चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन एक बार आप देख सकते हो, तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्चेस मोबाइल ऐप फॉर द पल्ले प्रगति वर्क्स। नेक्स्ट आते हैं, हु इनॉग्रेटेड 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020? तो इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो, क्योंकि अर्बन मोबिलिटी है तो इसलिए आपको जो है वो पता होना चाहिए कि किसने इसको जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। तो अर्बन मोबिलिटी नाम से ही पता लग रहा है कि अर्बन मोबिलिटी का मतलब जो है वो क्या होगा।
तो अर्बन को ठीक करना, मतलब अर्बन एरियाज में किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है उसको देखना, किस तरह से वहां पे काम हो रहा है उस चीज को देखना। तो वो बेसिकली क्या है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कि किस तरह से यूथ को हम टैकल कर सकते हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं, किस तरह से ग्रीन एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर है, अर्बन मोबिलिटी के अंदर है। और कौन है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी जी। तो भाई वही लॉन्च करेंगे इसको, सिंपल है। तो इसका मतलब लॉन्च किसने किया है इसको, हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13th अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द अर्बन मोबिलिटी। तो किस तरह से अर्बन सोसाइटी चेंज हो रही है, किस तरह से हम नई चीजों का यूज कर सकते हैं लेकिन एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, तो उस चीजों को हमने क्या करना है, इसको यूज करना है। और दोस्तों इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 13th है तो ये तो वर्चुअली हो गई है ना, ये पहली बार हुआ है कि कोई अर्बन मोबिलिटी जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो वर्चुअली हुई, दिल्ली में हुई। लेकिन अगर आप देखोगे 14th की जगह पहले ही डिसाइड कर ली है, क्योंकि अगले साल होनी है वो अक्टूबर 21 में। और ये बता दिया गया है कि वो कहाँ पे होगी, ये कहाँ पे होगी, ये होगी केरला में। केरला में भी कहाँ पे होगी, कोच्चि में। तो इसको याद रख लो, लिख लो इसको कि 14th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो 2021 में होगी वो कहाँ पे होगी, केरला कोच्चि में होगी, केरला कोच्चि में होगी। तो 2-3 बार मैंने बता दी हैं चीजें, तो याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द बॉडी मास इंडेक्स रैंकिंग 2019? तो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि बीएमआई रैंकिंग है तो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वो क्या है। लेकिन इसमें एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, फिर ही आप बता पाओगे कि बॉडी मास इंडेक्स की बेसिकली रैंकिंग जो है वो इंडिया के क्या आई है। तो बॉडी मास इंडेक्स में अगर आप देखो, ये खेल सारा वेट और हाइट का है। मतलब ऊपर आपने वेट लेना है, उसको हाइट से डिवाइड कर लेना, हाइट स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, बीएमआई आ जाएगा। एक वेट लेना है, वो किलोग्राम में लोगे, हाइट जो है वो मीटर में लोगे। अगर दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब आप क्या आ जाएगा, आपके पास बीएमआई। तो इसमें अलग अलग है। अगर आपका जो आप कहोगे कि 25 से ऊपर ऊपर आ गया, 25 से ऊपर आ गया और 30 से कम आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ओवरवेट हो, ओवरवेट हो। अगर 30 से ऊपर आ गया तो इसका मतलब ओबेसिटी के अंदर हो, ओवरवेट तो हो ही हो, साथ में मोटापा भी बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका बीएमआई जो है बहुत खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुका है। तो ये फिर यहाँ पे जो है वो अलग अलग तरह से इसको मापा जाता है। तो आपने ये देख लेना, अपना भी आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि बीएमआई क्या है, ठीक है। तो हाइट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, ये अलग अलग इसको टोटल बीएमआई के बेस पे भी देख सकते हो। तो इंडिया का रैंक जो इसमें आया है वो 196th रैंक आया है। कौन सा रैंक आया, 196th। और इंडिया का कितनी कंट्रीज में से ये रैंक आया, 200 कंट्रीज में से ये रैंक जो है वो आया है। 200 कंट्रीज में से ये रैंक आया है, 196th रैंक जो है वो इंडिया का आया है। और एक बात और याद कर लेनी है, ये 196th रैंक मेल कैटेगरी में आया है, फीमेल में और भी पुअर है। फीमेल में इंडिया का रैंक 198th रैंक है, फीमेल में 198th रैंक है। मेल में जो रैंक है वो कितना है, 2, दैट इज द 196 आउट ऑफ 200। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोअर बीएमआई शॉर्टर इंडियंस, मतलब एक तो हाइट बहुत ज्यादा कम है इंडियंस की। अगर मेल में देखोगे ऑन एन एवरेज हाइट 166.5 है, और अगर आप फीमेल की देखोगे 155.2 है, ऑन एन एवरेज हाइट है ये। और रैंक जो है वो अगर आप देखोगे हाइट के अकॉर्डिंग तो 180 है, इसका 182 है फीमेल का। और पूरे बीएमआई का अगर आप देखोगे 20.1 20.1 दोनों का बराबर है, लेकिन रैंक जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है टोटल बीएमआई का। मतलब हाइट और साथ में आपका वेट जो देखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग बीएमआई आएगा। और मेल में रैंक 196 है, फीमेल में 198 है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस याद रखनी है। और किसने ये पब्लिश किया है, ये द लांसेट, जो कि आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन, मेडिकल जर्नल है, जिन्होंने इसको जो है वो पब्लिश किया है। तो ये थोड़ा सा आपने याद कर लेना कि ये मेडिकल जर्नल है, एक मेडिकल मैगजीन के अकॉर्डिंग आता है। और इंडियाज 19-year-old बॉयज एंड गर्ल्स हैव बीएमआई ऑफ 20.1 मींस दे आर आल्सो अमंग द शॉर्टेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ये सर्वे जो है वो बेसिकली 19 साल तक के बच्चों का किया गया है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 साल से, मतलब 5 से 19 साल के बच्चों में जो है वो हाइट जो है बॉयज एंड गर्ल्स की वो बहुत ही क्या है, कम है। द नीदरलैंड्स इज द नेशन विद द टालेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द एज 19 ईयर्स। सबसे हाइट वाले जो आप कहोगे बच्चे हैं 5 से लेकर 19 तक, वो कहाँ पे ज्यादा है, नीदरलैंड्स में ज्यादा है। कहाँ पे ज्यादा है, नीदरलैंड्स में। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखोगे। तो बात है अगली न्यूज के ऊपर। तब देखोगे विच समिट ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट
2020 वाज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ना आपको पता है कि एससीओ की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, वो है रशिया के पास, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो है लाइक व्लादिमीर पुतिन, वही जो है वो इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एससीओ की मेंबर कंट्रीज कितनी है और एससीओ की इस बार वाली मीटिंग जो है वो कौन से नंबर की मीटिंग थी, ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है। और इस बार वाली मीटिंग जो है वो 20th है, 20th। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है, मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया है। किसने लीड किया है, मोदी जी ने, क्योंकि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है तो हेड कौन है भाई, मोदी जी हैं। तो इसका मतलब 20th एससीओ हुई है, ये याद कर लेना। और किसने लीड किया इंडिया को, मोदी जी। आप यहाँ पे देख सकते हो मोदी जी बैठे हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के इमरान खान बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जो भी कंट्रीज मेंबर हैं उसके सबके हेड जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन आपने याद कैसे करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, तो भाई 8 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी हैं। चाइना है, रशिया है, ये तो आपको पता है, इंडिया है, पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में जो है वो एससीओ के मेंबर बने थे। अदरवाइज फिर 4 कंट्री सेंट्रल एशिया से हैं। कौन कौन सी, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। याद रखना कैसे एलिमिनेट करोगे इसको। याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें जो तुर्कमेनिस्तान है वो मेंबर नहीं है, तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, बस उससे आपको याद रहेगा कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जो है वो क्या है, मेंबर है। तो आप देख सकते हो एससीओ जो है वो वर्चुअली फॉर्मेट एंड थर्ड मीटिंग दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड आफ्टर बिकमिंग ए फुल मेंबर, क्योंकि 2017 में बना है तो 2018, 19 और 20 तीसरी मीटिंग जो है वो एंटर इंडिया कर रहा है उसमें। और प्रेसिडेंट इमोली रहमान ऑफ तजिकिस्तान विल एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ इन 2021। इंपॉर्टेंट हो गया कि 2021 में ये चेयरमैन रशिया से किसके पास चली जाएगी, तजिकिस्तान के पास चली जाएगी। और ब्रिक्स की भी चेयरमैनशिप किसके पास है, रशिया के पास है, वो इंडिया के पास आ जाएगी। लेकिन ये किसके पास चली जाएगी, तजिकिस्तान के पास चली जाएगी 2021 के। सबमिट अडॉप्टेड 16 डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग की वन ऑफ द काउंटरिंग स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी एंड प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, ये इनिशिएटिव लिया गया है। और साथ में जो विस्तारवाद की आप कह सकते हो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको क्या करना है, खत्म करना है। तो ये मतलब आपने थोड़ा सा याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे, बीजिंग, चाइना। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, व्लादिमीर नोरोव। याद रखना है सेक्रेटरी जनरल कौन है, व्लादिमीर नोरोव। तो इस चीज को याद रखोगे आप, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी एससीओ के बारे में। तो किसने अटेंड किया इंडिया की तरफ से, मोदी जी ने। 20वीं समिट थी, चेयरमैनशिप रशिया के पास है। 2021 में किसके पास चली जाएगी, तजिकिस्तान के पास चली जाएगी। चलो नेक्स्ट आते हैं। और इंडिया कब मेंबर बना एससीओ का, 2017 में। पाकिस्तान भी कब बना, इंडिया के साथ ही 2017 में। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक इन पार्टनरशिप विद वीजा लॉन्च स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0। नो कीवर्ड क्या है इसमें, स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0। ये किस बैंक ने स्टार्ट किया, ये एचडीएफसी ने स्टार्ट किया है। क्या है इसके अंदर कि कोई भी बंदा अगर चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई रिटेल का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहा है, तो अपना वो करंट अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर सकता है इंस्टेंटली। मतलब आप ऐप पे जाओगे तो वहां पे आप इंस्टेंटली करंट अकाउंट को ओपन करो, उसी टाइम पीरियड से आप पेमेंट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हो अपने स्टोर में, या फिर आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो है वो उसको पेमेंट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एचडीएफसी है, याद रखना, स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0 उन्होंने स्टार्ट किया है। और एचडीएफसी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्यों, इसके लिए एक कारण है कि एचडीएफसी के जो एमडी और सीईओ हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहले तो दित्या पुरी थे, मैं काफी बार हर बार इस न्यूज को रिपीट करता हूं कि शशिधर जगदीशन जो है वो क्या बन गए हैं, इसके एमडी और सीईओ बन गए हैं। शशिधर जगदीशन इसके एमडी और सीईओ बन चुके हैं। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, मुंबई महाराष्ट्र है। कब बनाया गया था एचडीएफसी, 1994 में बनाया गया था। और इस चीज को याद रखना है कि टैगलाइन एचडीएफसी की क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। याद रखोगे, इसको याद रहेगा तो ही पेपर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। तो आप यहां पे देख सकते हो एचडीएफसी लॉन्चेस स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0 और इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सोल्यूशन फॉर मर्चेंट्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोल्यूशन ऑफर्स टू इंडियाज प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशंस कि वो अपना करंट अकाउंट इंस्टेंटली खोल सकते हैं, उसी टाइम पीरियड से पेमेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडियम से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। और वीजा जो है वो इसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। वीजा के साथ ये टाई अप हुआ है कि आप ऐसे जो है वो ऑनलाइन अकाउंट जो है उनको खोल के दोगे। तो याद रखोगे इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड पे आउट लिंक्स फॉर बिजनेसेस टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया, पेटीएम की तरफ से किया गया है। क्या नाम है, पे आउट लिंक्स। नो क्या है ये पे आउट लिंक्स, कि आपको इंस्टेंटली अगर किसी को पे करना है,
आप क्या करोगे, एक लिंक उसके मोबाइल पे सेंड कर दोगे और उस लिंक को अगर बंदा ओपन करेगा तो पैसे जो है वो क्या हो जाएंगे, पे हो जाएंगे। तो ये बेसिकली बिजनेस को और भी आसान कर देता है कि अगर किसी बिजनेसमैन ने किसी को पेमेंट करनी है, किसी कस्टमर को, किसी एम्प्लॉय को, किसी वेंडर को, तो आप सीधा ही क्या कर सकते हो, बिना किसी बैंक डिटेल के, कोई बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं है किसी को, सिर्फ एक लिंक सेंड कर दो। उस लिंक में ऑलरेडी सारी चीजें पहले से फिल्ड होंगी, बस वो बंदा उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और पैसे जो है वो आप एक दूसरे को पे कर सकते हो। ये है पे आउट लिंक्स, इसलिए नाम क्या रखा गया इसका, पे आउट लिंक्स। तो इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर हो सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ द बैंक डिटेल। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लिया दोस्तों, क्योंकि कंपनी है पेटीएम और उन्होंने पे आउट लिंक को जो है वो किया है। तो कोई भी पेमेंट, सैलरी देनी है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, कोई बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पेटीएम है दोस्तों। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और फाउंडर और सीईओ कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेटीएम का। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विजय शेखर शर्मा जी, विजय शेखर शर्मा जी इसके क्या है, फाउंडर और सीईओ हैं। किस ईयर में इसको स्टार्ट किया गया, अगस्त 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें पेटीएम के बारे में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं। तो पे आउट लिंक बिजनेसमैन के लिए है, खास करके जो सैलरीज देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर को पेमेंट देना चाहते हैं, वेंडर्स को पेमेंट देना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट देना चाहते हैं। तो कोई बैंक डिटेल मत दो, आप सिर्फ अपना लिंक दो उनको, लिंक भेजो और डायरेक्टली वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, पेमेंट प्रोसीड हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट फॉरेन सॉवरन वेल्थ फंड कंट्री that has been notified and granted 100% income tax exemption। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो कि ऐसी कंट्री कौन सी है जो सॉवरन वेल्थ फंड अगर इंडिया में इशू करती है और इनकम कमाती है, मतलब पैसे कमाती है, तो उनको 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो मिलेगी, 100% इनकम टैक्स मिलेगा। और वो कंट्री है यूएई और इनकी कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी सॉवरन वेल्थ फंड एक ऐसी सॉवरन वेल्थ फंड बन चुका है जो कि इंडिया के अंदर, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो इनकम इंटरेस्ट से कमा रहा हो, उनको 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है। बस जैसा क्वेश्चन मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे ही याद रखना है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज याद नहीं रखनी। बस अबू धाबी सॉवरन वेल्थ फंड इंडिया के अंदर 100% एग्जेम्प्टेड है, कोई भी पैसा इंडिया से कमा रहा है तो 100% इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनको। ये इसलिए है ताकि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये कहा गया है। अबू धाबी सॉवरन वेल्थ फंड बिकम्स फर्स्ट नोटिफाइड फंड टू गेट 100% आईटी एग्जेम्पशन। पूरी तरह से 100% जो है वो क्या होगा, एग्जेम्पशन होगा। तो आप देख सकते हो चाहे इनकम वो इंटरेस्ट से हो रही है, डिविडेंड से हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो रही है, जो भी अबू धाबी सॉवरन वेल्थ फंड इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे जो भी इनकम होगी उससे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और ये इसलिए हो रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट आते हैं, विच टॉप्स दी एडलगिव ह्यूरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020। एडलगिव ह्यूरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ इसको और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, वो इसके अंदर लिए जाते हैं वो बंदे टॉप करते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, पैसा क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और वो बंदा कौन है पूरे इंडिया का, वो है अजीम प्रेम जी। याद रखना है अजीम प्रेम जी ये इंडिया के मोस्ट जेनरस मैन बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 7900 करोड़ रुपीस क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। 7900 करोड़ रुपीस डोनेट किए एक साल के अंदर। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 31 मार्च 2020 तक इन्होंने इतने पैसे जो है वो डोनेट कर दिए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे बंदे पे हैं शिव नडार जी। शिव नडार जो हैं वो आपको पता है HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं। अजीम प्रेम जी जो हैं वो अगर आप देखोगे विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन हैं। तो शिव नडार जी HCL ये दूसरे नंबर पे हैं, इन्होंने भी बहुत पैसा डोनेट कर दिया। तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी जी हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले ही हमने तो मार्क करना है, ऐसे तो पूछेंगे नहीं कौन कौन से हैं। तो अजीम प्रेम जी मार्क कर दियो, फाउंडर एंड CEO ऑफ दी विप्रो। तो याद रखना है विप्रो के फाउंडर और CEO हैं। और एडलगिव फाउंडेशन बेसिकली एक मुंबई बेस्ड फाउंडेशन है, तो उसके द्वारा जो है ये किया जाता है। और ह्यूरोन एक अलग से कंपनी है, वो भी मुंबई बेस्ड है। तो दोनों का एक टाई अप जो इंडियाज फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 जारी करते हैं, तो उसमें टॉप किसने किया, अजीम प्रेम जी ने। तो याद रखोगे, पिक्चर में भी देख सकते हो अजीम प्रेम जी टॉप द लिस्ट, एडलगिव ह्यूरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2000। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लियो इसको। और मोस्ट जेनरस मैन के नाम से देख सकते हो इनको। और ये लिस्ट उन इंडिविजुअल्स को फीचर करती है जो 5 करोड़ या उससे ऊपर जो है वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। और अजीम प्रेम जी के बाद शिव नडार जी, उसके बाद मुकेश अंबानी जी तीसरे नंबर पे आएंगे।
नेक्स्ट आते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। मैं कल भी इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, आज थोड़ा सा रिपीट इसलिए करवा रहा था ताकि आपको याद हो जाए। कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन स्पेशली पूछा कि सर टाइम पीरियड 2020 से 25 नहीं होगा क्या? आपने बताया 2021-22 से लेके 2025-26 तक। ये स्पेशली मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर जो कि कोविड-19 के दौरान बनाई गई है। तो कोविड-19 के कारण 2020 की रिपोर्ट जो है वो 2021 में बेसिकली क्या होगी, स्टार्ट होगी। और चेयरमैन कौन थे? एन.के. सिंह। ये मैं बता चुका हूं। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? 280 आर्टिकल में इसको लिया गया है फाइनेंस कमीशन को। और फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितने टाइम पीरियड के लिए करता है? 5 साल। तो नोट कर लियो भाई, टाइम पीरियड चेंज है थोड़ा सा, 2021-22, 2025-26, ना कि 2020-25। तो मैं कल भी क्लियर कर चुका था लेकिन आज दोबारा से क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये 15 फाइनेंस कमीशन। तो ये भी मैं बातें जो है वो कल बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट, बोस्कियाना, ए न्यू हिंदी बुक ऑन द लाइफ ऑफ विच पर्सन हैज बीन पब्लिश्ड बाय राधा कृष्ण प्रकाशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बोस्कियाना जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और ये एक बंदे के घर का नाम है, जैसे शाहरुख खान जी के घर का नाम मन्नत है ना, अमिताभ बच्चन जी के शायद प्रतीक्षा है। तो वैसे ही बोस्कियाना जो है वो किसके घर का नाम है, उसी के नाम पे ये बुक जो है वो उसी बंदे के नाम से है। और ये घर का नाम है गुलजार जी का। गुलजार की जी का जो मुंबई में घर है, उनका नाम जो है, घर का नाम क्या है? बोस्कियाना। तो उसी के नाम से ये बुक है। और इसका मतलब किसके ऊपर है? ये गुलजार जी के ऊपर है। गुलजार जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो उनके ऊपर ये बुक जो है वो लिखी गई है। किसने लिखी है? यशवंत व्यास ने लिखी है। याद कर सकते हो, गुलजार के ऊपर बुक किसने लिखी है? यशवंत व्यास जी ने लिखी है। तो इसको याद रखना आपने, यशवंत व्यास जी को, कि किसने इसको लिखा है। और इस बुक में उनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। उनके 30 साल की जो इंटरव्यूज हैं, उनके सेशंस हैं, उनके लेके जो है वो उसको बनाया गया है इस बुक को। और जशवंत व्यास को ऐसा करने के लिए 6 साल लग गया। आप सोचो डेडिकेशन कितना है। यहीं आपकी स्टडी में अगर डेडिकेशन हो तो पेपर तो कहीं का कहीं निकल जाए, आप यूपीएससी भी क्लियर कर लोगे। तो डेडिकेशन चाहिए हर चीज़ के लिए। तो जशवंत व्यास ने 6 साल लगे इस बुक को कंप्लीट करने में। तो बहुत ही अच्छी डेडिकेशन से उन्होंने गुलजार साहब के लिए बुक को लिखा है। तो आप देख सकते हो, न्यू बुक पीक्स इनटू गुलजार्स लाइफ फिलोसफीज बोस्कियाना, दैट इज बाय जशवंत व्यास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बोस्कियाना इज द नेम ऑफ हाउस ऑफ गुलजार इन मुंबई। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। द बुक एक्सप्रेसेस द पर्सनैलिटी ऑफ द गुलजार थ्रू डिटेल्ड कन्वर्सेशंस एंड रिवील्स हिज थॉट्स एंड विजन्स ऑफ द वर्ल्ड. It is a compilation of some of the most defining interviews and conversations of Guljar from the last 30 years. 30 साल के जो पुराने इंटरव्यूज हैं, सारी चीज़ों को कंपाइल करके लिखा गया है। 6 साल लग गए उनको ऐसा करने में। और गुलजार साहब के लिए मतलब मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। काफ़ी मैं मोटिवेटेड हूँ उनसे, काफ़ी चीज़ें मैंने उनकी सुनी है। तो आप भी जो है वो सुन के मोटिवेट हो सकते हो। बहुत ही अच्छा जो है वो लिखते हैं, शायद सबने जो है वो उनके बारे में सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट नेमली UESTC। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है बेसिकली। सैटेलाइट नाम क्या है? स्टार एरा 12। स्टार एरा 12। अभी हम 5G भी नहीं लॉन्च कर पाए हैं और इन्होंने 6G सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया। भाई ये कंट्री का नाम तो सबको पता होगा, ये चाइना है जिन्होंने ये सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। तो याद रखना है इसको, क्या लॉन्च कर दिया है? 6G सैटेलाइट लॉन्च कर दिया भाई। इसका नाम किससे रखा गया? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड साइंस टेक्नोलॉजी चाइना। और ये नाम है किसका? 6G सैटेलाइट का। और एक और नाम है स्टार एरा 12। याद रखोगे आप इसको। तो चाइना ने 6G सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। माना जाता है कि ये 5G से भी 100 टाइम्स फास्टर है। और वैसे हम गीगाहर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, ये बात कर रहा है टेराहर्ट्ज में। किस में बात कर रहा है? टेराहर्ट्ज में। तो देख सकते हो 6G सैटेलाइट नाम रखा गया है। और हाई फ्रिक्वेंसी टेराहर्ट्ज की बात जो है वो यहाँ पे हो रही है। और 13 सैटेलाइट्स को जब लॉन्च किया था चाइना ने, उसी के साथ इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना इसका नाम है। 100 टाइम्स फास्टर है 5G से। अल्ट्रा फास्ट या अल्ट्रा फास्ट या सुपर अल्ट्रा फास्ट आप कह सकते हो इसको। 5G खुद ही एक अल्ट्रा फास्ट है, तो 6G क्या होगा? सुपर अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्रा फास्ट, कैसे भी उसको यूज कर सकते हो। तो याद रखना, इट इज चाइना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, पास्ट अवे। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगेन दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए, मार्क कर लो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और क्यों मार्क कर लो? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ये 1971 से उस कंट्री में सर्व कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो सोचो कितना बड़ा टाइम पीरियड रहा होगा 1971 से लेके अब तक।
तो 84 ईयर्स, तो इनका देहांत हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? ये थे बहरीन के। तो याद रखना है किसके प्राइम मिनिस्टर थे? बहरीन के। बहरीन की कैपिटल मनामा और बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार। तो याद रखना है बहरीनी दिनार, लेकिन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मनामा। और 1971 से ये प्राइम मिनिस्टर थे। कौन सी कंट्री होगी? बहरीन। तो याद रहेगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रहेगा। बहरीन प्राइम मिनिस्टर शेख खलीफा पास्ट अवे। और कैसे याद रखोगे? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो सलमान भी आ गया, अल भी आ गया, खलीफा, सलमान अल खलीफा, इस तरह से याद रखोगे बहरीन से। विच कंपनी पार्टनर विद पे बीमा टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन थ्रू डिजिटल सेल्स? भाई ऑनलाइन बेचने की बात हो रही है। क्या बेचने की बात हो रही है? ऑनलाइन जो है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने की बात हो रही है। तो इसका मतलब देखना पड़ेगा कि ये कौन सी कंपनी है जो ऐसा कर रही है, जो ऑनलाइन paybima.com, जो कि एक महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स का एक डिजिटल फर्म है paybima.com, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो बेचेगी। और ये कंपनी कौन सी है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये भी दो कंपनीज का गठबंधन है, टाटा और AIA इंश्योरेंस कंपनी का, दोनों का गठबंधन है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, उधर AIA ग्रुप है, दोनों ने गठबंधन करके क्या बना लिया? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नवीन तहिलियानी जी इसके जो हैं वो सी और MD हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर मुंबई है, याद रख सकते हो अगर रखना है। लेकिन टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसलिए मार्क कर लो क्योंकि इसमें नाम जो आ गया है वो डिजिटल सेल्स का आ चुका है कि डिजिटली paybima.com पे बेचेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, पार्टनर्स विद paybima ड्राइव लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन थ्रू डिजिटल सेल्स। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर 2020 किसके नाम से? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के, पहले एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, तो उन्हीं के नाम से बेसिकली नेशनल एजुकेशन डे जो है वो क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो गया नेशनल एजुकेशन डे। और साथ ही साथ याद रख लेना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो यंगेस्ट, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप सबसे यंगेस्ट बंदे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 में ये कांग्रेस के क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रहे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे। नेशनल एजुकेशन डे इनके नाम से बनाया जाता है। हर साल जो है वो 11 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो इसी दिन जो है वो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं नेशनल एजुकेशन डे। तो याद रखना है 11 नवंबर। नेक्स्ट आते हैं, वेटरन ऑथर एंड गुजराती कॉलमनिस्ट फादर कार्लोस गोंजालेस वेलास SJ डाइस। पूरा नाम याद करना, पूरा कर सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा नाम आपको लेने में, लेकिन अदरवाइज फादर कार्लोस के नाम से भी अगर आप याद कर लो तब भी आपको जो है वो याद हो जाएगा। बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं, गुजराती लिटरेचर के अंदर बहुत ही फेमस है, वैसे मैथमेटिक्स से संबंधित रखते हैं। इन्होंने बहुत सी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को गुजराती में ट्रांसलेट किया है और बहुत ही गुजराती टर्म्स को इन्होंने बनाया है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसलिए ये मैथमेटिशियन भी हैं एक, और गुजराती कॉलमनिस्ट भी हैं। काफ़ी अखबारों के अंदर इन्होंने लिखा है, बहुत सी बुक्स इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में लिखी हैं। जैसे एक बुक मुझे याद आ रही है, सदाचार नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी गुजराती लैंग्वेज में, और 78 बुक्स जो हैं वो ये लिख चुके हैं टोटल, जिसमें 24 बुक्स इंग्लिश में है, 42 स्पेनिश में है और कुछ गुजराती बुक्स भी हैं। 42 में कुछ गुजराती बुक्स भी हैं, क्योंकि ये स्पेन से बिलोंग करते हैं तो स्पेनिश इनकी जो है वो मदर टंग थी, तो इसीलिए ये जो है वो गुजराती और स्पेनिश दोनों लैंग्वेज में लिखते थे, और इंग्लिश तो लिख ही सकते हैं। क्लियर? तो याद रखना है। और इनको लिटरेरी प्राइज मिल चुका है एसेज में गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से 5 बार, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन इनका देहांत हो गया है। तो नाम जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, फादर कार्लोस या फिर किस नाम से? फादर गोंजालेस। आपको किसी भी तरह से इसको जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है। इनको फादर वेलास के नाम से भी जाना जाता है, फादर वेलास, तो किसी भी तरह से याद कर लो। और गुजरात वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है गुजरात में गिर नेशनल पार्क मिलेगा आपको, नल सरोवर नेशनल पार्क मिलेगा। गिर नेशनल पार्क इज ए रिजर्व ऑफ द लॉयंस रिजर्व है। तो दोस्तों आपको पता है 13th एडिशन जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग का खत्म हो चुका है, और उसमें कौन विजेता बना है? मुंबई इंडियंस। आप देख सकते हो रोहित शर्मा यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये विजेता बने हैं। और ये 3rd एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग हेल्ड फ्रॉम 19 सितंबर टू 3 नवंबर 10 टू एट UAE। और आपको सबको पता है कि 19 सितंबर से 10 नवंबर तक ये कहाँ पे हुआ था? आबू धाबी, दुबई, इन स्टेडियम्स में खेला गया, मतलब UAE में खेला गया। एक तो लोकेशन याद रखनी है।
3 स्टेडियम इसमें यूज हुए थे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, दुबई में, तो नहीं पूछेंगे। शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम नहीं पूछेंगे। पूछा जा सकता है कौन सा, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि ये अबू धाबी में है और इसका नाम अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, इसका नाम क्या है, शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, या इंटरनेशनल नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम आप लिख सकते हो इसको। और कौन कौन बंदा इसमें जीता है, क्या क्या उसको मिला है। ऑरेंज कैप सबको पता है केएल राहुल को मिला है, केएल राहुल सबसे ज्यादा स्कोरर है। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट टेकर कौन है, कैगिसो रबाडा, रबाडा को मिला है, जो कि दिल्ली कैपिटल से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली कैपिटल जो है वो रनर अप रही है टीम, दिल्ली कैपिटल को हराया इन्होंने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोफ्रा आर्चर, वो राजस्थान रॉयल से बिलोंग करते हैं। पेटीएम फेयर प्ले मुंबई इंडियंस, सबसे अच्छा खेले हैं मुंबई इंडियंस। इमर्जिंग प्लेयर दैट इज देवदूत पडिक्कल, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेले हैं। गेम चेंजर ऑफ द सीजन केएल राहुल, हर मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन दैट इज ट्रेन बोल्ट, बॉलर हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कैरन पोलार्ड, स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा रहा उनका। मोस्ट सिक्सेस ईशान किशन मुंबई इंडियंस से। लेकिन इसमें अब सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही सारे याद करने हैं। ऑरेंज कैप याद करना है, पर्पल कैप याद करना है, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन याद करना है, इमर्जिंग प्लेयर एंड गेम चेंजर ऑफ द सीजन, ये आपने जो है वो थोड़ी सी चीजें याद कर लेनी है। बाकी जितना पढ़ोगे उतना याद होता रहेगा, तो 1-2 बार चीजों को पढ़ लेना। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ये आईपीएल हो रहा था मेन का, उसी टाइम पीरियड पे वुमेन का भी 2020 चैलेंज कप वहां पे हो रहा था, जिसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था, जियो। ये भी एक क्वेश्चन है कि उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था, जियो स्पॉन्सर कर रहा था। और वुमेन T20 जो चला वो भी इसी दौरान चला, जिसमें बहुत सी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें भी वुमेन्स का एक, ये पहली बार हुआ था कि T20 वुमेन का भी चला। और उसमें कौन जीता, उसमें चला आईपीएल ट्रेल ब्लेजर्स। याद रखना है कौन जीता, आईपीएल ट्रेल ब्लेजर टीम जो है वो जीत गई। ट्रेल ब्लेजर फर्स्ट टाइटल जो है वो जीता है उन्होंने, फर्स्ट टाइटल जो है वो उन्होंने जीता है। और इस चीज को आपने याद कर लेना है कि बीच में जब ये हो रहा था वो भी दुबई में हो रहा था, और वो जियो स्पॉन्सर कर रहा था, और वुमेन T20 का था, और उसमें आईपीएल ट्रेल ब्लेजर टीम जो है वो जीती थी। तो इस चीज को जरूर याद रखना है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष आपको पता है सौरव गांगुली जी हैं, सौरव गांगुली जी। और साथ ही साथ हेडक्वार्टर जो है वो उसका कहाँ पे है, मुंबई। मुंबई हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल, हेडक्वार्टर मुंबई। तो ये है वन लाइनर इंपॉर्टेंट। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कोलैबोरेट विद 2020 फिजिक्स नोबेल laureate एंड्रा गैस ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो 30 मीटर टेलीस्कोप होगा, जो कि अलग अलग चीज़ों को देखने में काम आएगा, अलग अलग चीज़ों से हम वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने टाई अप किसके साथ किया है, फिजिक्स की जो नोबेल प्राइज मिला है इस बार एंड्रा गेस को, तो उनके साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज ऑर्डर ब्रिंग डिजिटल न्यूज पोर्टल्स ऑनलाइन फॉर्म्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर, ताकि ऑनलाइन सारी चीजें जो है वो डाली जा सके, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। सेबी सेटअप 7-member एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू द शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स चेयर्ड बाय द संदीप भगत। ये आप याद कर सकते हो संदीप भगत के नाम से, कि सेबी ने कमेटी बनाई ताकि वो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट दे सकें, कि कुछ शेयर उनके नाम किए जा सकें, कि कितने % किए जा सकते हैं, किस तरह से इसको चलाया जाएगा। तो संदीप भगत जो है वो उसके हेड होंगे। और सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में इसको बनाया गया, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी किस ईयर में बनी, 1992 में बनी। हेड कौन है, अजय त्यागी जी है। गवर्नमेंट ने 21 मेंबर इंटर मिनिस्टर कमेटी बनाई है, हेड कौन होगा, अरुण गोयल होगा, ताकि कैपिटल गुड सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उड़ीसा गवर्नमेंट ऐड करेगी फिश न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी डाइट चार्ट के अंदर, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूट्रिशियस फूड, खास करके ओमेगा 3 जो है वो उनको दिया जा सके। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री का मैं कल भी बता चुका हूं कि इन्होंने एंटी सैटेलाइट लॉन्च किया। मिशन शक्ति वाज द फर्स्ट एंटी सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया। और डीआरडीओ के बारे में आपको पता ही है, हेडक्वार्टर डीआरडीओ का न्यू दिल्ली है, बच्चे बेंगलुरु लगा देते हैं, लेकिन कहाँ पे, न्यू दिल्ली है। और डीआरडीओ के हेड कौन है, दैट इज सतीश रेड्डी जी, सतीश रेड्डी, तो याद रखोगे। तो एक क्वेश्चन था जो हमने कवर किया था लास्ट न्यूज में, 10 नवंबर की न्यूज में, ध्यान से सुन लो इस बात को। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड अमंगस्ट द टॉप 5 स्टेट्स ऑफ द कंट्री विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर MSMEs ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। हमने इसका आंसर लगाया था, दैट वाज उत्तर प्रदेश। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश टॉप 5 स्टेट्स में है, ना कि उसका रैंक टॉप 5 स्टेट्स में पहला है। पहला रैंक मध्य प्रदेश का है, लेकिन अदरवाइज यूपी जो है वो 5th नंबर पे है। तो ये थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो एक बच्चे ने जो है वो कमेंट किया कि इट इज ए फ्रॉड, ये फ्रॉड करंट अफेयर्स करवा रहे हैं।
तो आप लोगों को पता ही है कि हम फ्रॉड है या नहीं है। तो एज सच हम आपको सारे करंट अफेयर्स इतनी मेहनत करके जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो एज सच यू नो। लेकिन कई बार न्यूज़ को कलेक्ट जब हम करते हैं, न्यूज़ को जब हम पढ़ते हैं, तो न्यूज़ का कई बार वेरिएंट जो है हमारे सामने आता है वो किसी और तरह से आता है, जिसके कारण जो है वो न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और ये न्यूज़ जो है वो हमसे गलत प्रेडिक्ट हो गई। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, अगर एक स्टेट पूछे। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करके चलना है और मध्य प्रदेश आंसर होगा। और गाइस इसके लिए इस इनकन्वीनियंस के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या जो है वो कहना चाहता हूं। और अफेयर्स क्लाउड कोई भी फ्रॉड नहीं है, किसी भी तरह का वो नहीं है। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये समझ आ गया होगा कि हम अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है किसी भी तरह से, क्योंकि ह्यूमन एरर है, न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ाते हैं आपको, तो बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, जिसके कारण कोई भी गलती किसी से हो सकती है। तो अगर हो गई है तो हम उसको जरूर करेक्ट करेंगे और आपको अगले दिन जरूर बताएंगे। तो आंसर इसका मध्य प्रदेश होगा गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस हमारे काम किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें। एंड गाइस 700 प्लस लाइक्स हमें आपसे चाहिए ताकि हम आपको डेली कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। एंड इट इज अफेयर्स क्लाउड प्रॉमिस कि ये आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड करेगा और इट इज माई पर्सनल प्रॉमिस कि आपका करंट अफेयर सेक्शन डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा अगर आप वीडियोस को और पीडीएफ्स को पढ़ते जाओगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।